सुनीता एक छोटे से शहर में अपने बेटे सुनील और बहू ज्योति के साथ रहा करती थी। स्वभाव से वो मिलनसार और हंसमुख थी, लेकिन उसमें एक आदत थी जो अक्सर उसे मुश्किल में डालती थी। वो थोड़ा बहुत झूठ बोला करती थी। एक दिन सुनीता आंगन में कुर्सी डालकर बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन रेशमा और सोनम वहां आती है। अरे मौसी जी, क्या हाल चाल है? बड़ी तसल्ली से चाय पी जा रही है आज। अरे क्या बताऊं, चाय ही तो है जो सुकून देती है, वरना ये दुनिया तो बस टेंशन से भरी हुई है। बिल्कुल सही बात कही आपने मौसी जी। सुबह सुबह एक कप गरम चाय मिल जाए ना तो लगता है जैसे जिंदगी थोड़ी आसान हो गई हो। अरे आपको क्या टेंशन, आप तो हमेशा हंसती रहती है, मजे में रहती है। हमें तो लगता है कि आपसे ज्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता। अरे बेटा, हंसने से क्या होता है, ऊपर से तो हर कोई खुशी दिखता है, लेकिन असल जिंदगी की परेशानियां कोई नहीं देखता। आपकी हंसी के पीछे भी टेंशन है क्या? हाँ बिल्कुल, मेरी हंसी के पीछे कितनी टेंशन छुपी होती है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जिस हालात से मैं गुजर रही हूँ ना। क्यों मौसी जी, सब कुछ ठीक तो है ना? कोई खास टेंशन है क्या? अब क्या बताऊं, सच्चाई तो यह है कि सुनील की तनख्वाह में घर का खर्च ठीक से चलता नहीं। लेकिन बेटा तो अच्छा कमाता होगा आपका। कमला देवी ये सुन लेती है और सुनकर चिढ़ जाती है। बाहर होटल में खाना बनाना अलग बात होती है, और घर में प्रेम से पूरी निष्ठा से खाना बनाना अलग बात होती है। देखते हैं तुम्हारी शेफ सुमन कैसा खाना बनाती है। आज तक रवि ने सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाया है। देखते हैं उसे सुमन का बनाया हुआ खाना पसंद भी आता है कि नहीं। अरे कभी तो कुछ अच्छा बोल दिया करो कमला। बहू अभी आई नहीं कि तुम पहले ही उसमें कमियां निकालने लगी। क्यों पसंद नहीं आएगा तुम्हारे बेटे को बहू के हाथ का खाना? हाँ, आप सबको तो मैं ही खारी लगती हूँ। अब मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? सुमन खाना बनाएगी तभी तो पता चलेगा ना कैसा बनाती है। शेफ है, इसीलिए अभी से उसे सर पर चढ़ा लेना ठीक नहीं है। अभी तो सुमन शादी करके घर आई भी नहीं थी, पर कमला देवी को ऐसा लगने लगा था मानो उसका बेटा अब उनका रहा ही नहीं। शादी के बाद बेटे के पराये हो जाने का डर उन्हें सताने लगा था। खैर, कुछ दिन बाद कमला देवी के लाडले बेटे रवि की शादी सुमन से हो जाती है और सुमन विदा होकर अपने ससुराल आती है। नई बहू के आने से मेहता परिवार में खुशी का माहौल था। सभी घर वाले नई बहू का स्वागत कर रहे हैं। तभी कमला देवी कहती है, बहुत ध्यान रखना, हलवे में घी की कमी ना हो। रवि को खूब घी वाली चीजें पसंद है। ऐसा तो कोई बात नहीं, तुम्हें जैसे आता है तुम बना लो, रवि के लिए मैं अलग से बना दूंगी। अरे नहीं मम्मी जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हलवा अच्छा बना लेती हूँ, रवि जी को जरूर पसंद आएगा। देखते हैं। और हाँ, बादाम थोड़े महीन डालना, मेरे रवि को बादाम बारीक कटे हुए ही पसंद है। और कमला देवी मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती हैं। देखो सुमन, घी ज्यादा डालो या कम तुम्हारी मर्जी, बस हलवा हमारे रवि भैया को पसंद आना चाहिए। जी भाभी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको भी हलवा बहुत पसंद आए। थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर लग जाता है। पूरा परिवार खाने बैठता है। सब हलवा चखते हैं। वाह वाह, हलवा तो बहुत अच्छा बना है। जीती रहो बेटा। ये लो मेरी तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का नेग। थैंक यू पापा जी। कमला देवी मुंह सिकुड़ते हुए कहती है, हाँ ठीक ही है, बस घी थोड़ा कम है। कोई बात नहीं, तुम्हारे शेफ की पढ़ाई में हलवा बनाना सिखाया नहीं होगा। मैंने तो घी अच्छे से डाला था, आपको कम लगा क्या? सॉरी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। तभी सुमन की ननद पिंकी बोल पड़ती है, हम सबको हलवा बहुत अच्छा लगा, कोई रवि भैया से तो पूछो। हाँ बताइए देवर जी, हलवा कैसा लगा आपको? पसंद तो आया ना? रवि हलवे का कोर मुंह में लेते हुए कहता है, अच्छा बनाया, लेकिन माँ जैसा स्वाद नहीं है। माँ के हाथ के हलवे का मुकाबला ही नहीं है। हाय मेरा बेटा, मैं जानती थी तुझे नहीं पसंद आएगा सुमन के हाथ का हलवा, इसलिए पहले से ही तेरे लिए मैंने अलग से हलवा बनाकर रखा था। रुक अभी लाती हूँ। और कमला देवी रसोई से हलवा लाकर रवि को देती है। रवि हलवा खाता है और कहता है, वाह मम्मी, क्या हलवा है, तुम्हारे आगे तो बड़े बड़े शेफ भी फेल है। सुमन की मुस्कान हल्की पड़ जाती है। जिठानी और ननद एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं। फिर प्रभा सुमन से कहती है, कोई बात नहीं, तुम दोबारा कोशिश करना सुमन, एक दिन रवि भैया को तुम्हारा खाना जरूर पसंद आएगा। अगले दिन सुमन की सास कमला देवी सुमन से कहती है, सुमन, आज घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है और कथा में कुछ रिश्तेदार भी आएंगे, तो तुम प्रसाद बना लेना। प्रभा तुम्हारी मदद करेगी, पर खाना तो तुम्हें ही बनाना है। इसी बहाने तुम्हारी मुंह दिखाए की रस्म भी हो जाएगी और सब लोग तुम्हारे हाथ का खाना भी खा लेंगे।
पर हाँ, रवि के खाने की चिंता मत करना, उसके लिए मैं अलग से कुछ बना दूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। तभी कमला देवी रवि से कहती है, रवि बेटा, तुम आज भी ऑफिस मत जाओ, घर पर पूजा है, तुम्हारा रहना जरूरी है। ठीक है मम्मी। सुमन बहुत मन से खाना बनाती है और पूजा का प्रसाद भी बनाती है। प्रभा उसकी मदद करती है। खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है देवरानी जी, देखते हैं स्वाद कैसा है। हाँ भाभी, सबको खाना पसंद आ जाए, और स्पेशली रवि जी को, नहीं तो मम्मी जी फिर से अपनी रामायण शुरू कर देंगी। वैसे भी देखा ना आपने कैसे वो बार बार ये जताती रहती हैं कि मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता और उनके बेटे को मैं भूखा ही मार दूंगी। उनका बेटा अब मेरा पति भी तो है, मुझे रवि जी को कुछ बनाकर खिलाने का मौका देंगी तभी तो रवि जी को मेरे हाथ का कुछ पसंद आएगा ना। मम्मी जी की बातों पर ध्यान मत दिया करो, उनकी तो आदत है। जब मैं नई नई आई थी ना, तुम मेरे साथ भी ऐसे ही क्या करती थी, पर तुम कोशिश मत छोड़ना। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं, मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगी। खाना बनाकर प्रभा और सुमन भी पूजा में सम्मिलित होती हैं। पूजा खत्म होने के बाद कमला देवी कहती हैं, सुमन, प्रभा, चलो सबके लिए खाना लगा दो। जी मम्मी जी, लगाते हैं। सुमन और प्रभा मिलकर खाना लगाते हैं। सब रिश्तेदार और घर वाले खाना खाने लगते हैं। एक बात पूछूं मम्मी जी? हाँ पूछो। आप खाने में ऐसा क्या डालते हैं मम्मी जी जो आपके खाने का स्वाद अलग ही होता है? रवि जी को मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता, वो हमेशा यही कहते हैं माँ जैसा स्वाद नहीं है। अब क्या बताऊं सुमन, किसी होटल की शेफ बन जाने से माँ के हाथों का स्वाद नहीं आता। मेरा बेटा तो आज तक मेरे ही हाथ का खाना खाता आया है, आगे भी मेरे ही हाथ का खाना खाएगा। नहीं मम्मी जी, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे सिखाइए ना, मैं सीखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ रवि जी मेरे हाथों का खाना भी उतनी ही शौक से खाए जैसे आपके हाथ का खाना खाते हैं। बेटा, मसाले तो वही है, खाना बनाने का तरीका भी वही है, बस मैं अपने बच्चों के लिए बहुत प्यार और अपनेपन से खाना बनाती हूँ, यही फर्क है। बेटा, होटल में तुम लोगों के लिए खाना पैसों के लिए बनाती थी, घर पर खाना प्यार से बनाया जाता है। खैर तुम जाने दो, रवि के लिए तो खाना मैं ही बना दिया करूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? मतलब मैं खाना प्यार से नहीं बनाती? अब तुम ठहरी आजकल की लड़की, तुम में वो बात कहाँ। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी, मैं भी खाना प्यार से ही बनाती हूँ। ठीक है, बनाती होगी, पर रवि को सिर्फ मेरे हाथ का खाना ही भाता है, यह तो तुमने खुद भी देखा ही है, तो अब बहस क्यों करनी है। तभी प्रभा वहां आती है और धीरे से सुमन को कहती है, चिंता मत करो सुमन, तुम कोशिश करो, एक दिन रवि भैया को तुम्हारे हाथ का खाना जरूर अच्छा लगेगा। दोनों बहुओं के वहां से जाने के बाद स्वरूप कमला देवी को समझाते हैं। कमला, तुम्हें सुमन से ये सब नहीं कहना चाहिए था। वो तो तुम्हारे पास सिर्फ पूछने आई थी कि तुम खाना कैसे बनाती हो और तुमने इतना कुछ सुना दिया उसे। पत्नी अपने पति का दिल जीतने की कोशिश कर रही है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पर तुम हो कि ताने दिए जा रही हो। क्या इसीलिए बहू लेकर आई थी तुम रवि के लिए? आप चुप करो जी, आपको क्या पता इन बहू को कैसे काबू में रखा जाता है। और मैंने क्या गलत कह दिया? रवि को सिर्फ मेरे हाथ का खाना ही पसंद है, कितनी ही बड़ी शेफ क्यों ना हो जाए, ये आप देख रहे हो ना। अब स्वरूप जी गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह का वक्त है। कमला देवी कटोरे में खीर लेकर आती है और रवि को देते हुए कहती है, ये ले रवि, ये खाकर बता खीर कैसी बनी है, आज तेरे लिए खास बनाई है मैंने। ये सुनकर रवि खुश हो जाता है। अरे वाह माँ, आज तो जमकर खाऊंगा। रवि एक चम्मच खीर मुंह में डालता है और बोल पड़ता है, वाह माँ, आपके हाथ का स्वाद और कहीं नहीं मिल सकता, बहुत टेस्टी खीर है। मैं तो कहता हूँ आज लंच में भी यही पैक कर दो। कमला देवी रवि के पास बैठी सुमन को सुनाते हुए रवि से कहती है, बेटा आराम से खा, इन दिनों ना तू कुछ ठीक से खा भी नहीं रहा, देख तो कितना दुबला हो गया है। तू भी क्या करे, स्वाद बिना खाना खाया ही कहाँ जाता है। मैं बनाती तो हूँ तेरे लिए खाना, पर सुमन की जिद की वजह से तुझे उसके हाथ का रूखा सूखा खाना पड़ता है, इसीलिए आज बड़े प्यार से मैंने तेरे लिए खीर बनाई है। अब आराम से खा, मैं लंच में भी दे दूंगी तुझे, सब तेरी पसंद के मेवे डाले हैं मैंने इसमें। आपके हाथ में जादू है, आज तो मजा ही आ गया। ये सब सुन रही सुमन से अब चुप नहीं रहा गया। मम्मी जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं बहुत ही घटिया खाना बनाती हूँ, मेरा खाना खाने लायक ही नहीं होता। आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं कि मैं जाने माने होटल ग्रीनलैंड की हेड शेफ, और तो और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे 25 देशों के व्यंजन बनाने आते हैं मुझे। इस पर कमला देवी हल्के गुस्से के लहजे में कहती है, होगी कहीं की शेफ, हम क्या करें, मेरे बेटे को तेरा खाना अच्छा लगता ही नहीं, तू जाए यहाँ से। ये सुनकर सुमन गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। शाम के वक्त सुमन अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसकी सहेली पूनम का फोन आता है। हेलो पूनम, कैसी है?
मैं अच्छी हूँ, तू सुना। अरे पूछ मत यार, क्या बताऊं, बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ, क्या बात है? शादी की पहली रसोई में हलवा बनाया, घर में सबको पसंद आया, पर रवि जी एक ही बात कहते हैं, माँ जैसा स्वाद नहीं। फिर पूजा में भी सबको मेरा खाना बहुत अच्छा लगा, पर रवि जी का फिर वही, माँ जैसा स्वाद नहीं। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर क्या कमी रह गई मेरे खाने में। अरे यार, तू तो शेफ है, तेरे हाथ का खाना तो बहुत टेस्टी होता है, फिर रवि जीजू को कैसे पसंद नहीं आया? क्या पता यार, कुछ समझ में नहीं आता। ऊपर से मेरी सास रोज किसी न किसी बात पर मुझे खाने को लेकर ताने मारती रहती है, कहती है बार बार रवि को बस मेरे ही हाथ का खाना पसंद है। देख, तेरी सास तुझे तब तक ताने देगी जब तक रवि जीजू को तेरा खाना पसंद नहीं आएगा, इसलिए तू कोशिश कर, रोज कुछ नया बना, देखना एक दिन रवि जीजू को तेरा खाना जरूर पसंद आएगा। ऐसा कहकर पूनम फोन कट कर देती है और सुमन तय करती है कि अब रोज नई नई डिशेस बनाएगी वो। बस फिर क्या था, सुमन रोज कुछ नया बनाती, रोज रवि बस यही कहता, माँ जैसा स्वाद नहीं। इस सब से थक हार कर सुमन उदास बैठी थी, तभी उसके पास प्रभा आती है। क्या हुआ सुमन, उदास क्यों बैठी है? क्या करूं भाभी, मैं तो रवि जी की ये बात माँ जैसा स्वाद नहीं, माँ जैसा स्वाद नहीं, ये सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। तुम उदास मत हो, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बस रवि भैया को माँ के हाथ का खाना ज्यादा पसंद है। भाभी मैं ऐसा क्या बनाऊं जो रवि जी को पसंद आ जाए? अरे इतनी चिंता मत करो, धीरे धीरे रवि भैया को भी तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आने लगेगा। तुम एक काम करो, आज का डिनर तुम बनाओ और खाने में टमाटर की चटनी जरूर बनाना, रवि भैया को बहुत पसंद है। ये कहकर प्रभा वहां से चली जाती है। सुमन डिनर की तैयारी में लग जाती है। रात के वक्त घर के सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे, तभी प्रभा और सुमन सबके लिए खाना परोसती है। तभी पीछे से कमला देवी की आवाज आती है, अरे सुमन, जलने की महक आ रही है, देख जरा। अरे आवाज से अचानक सुमन को ध्यान आता है और वो देखती है कि सब्जी तो वाकई जल गई है। अब इसे बचाने का कोई उपाय ही नहीं है। सब खाना खाने आने वाले थे, अब तो जो बनाए वही परोसना पड़ेगा। पूरा परिवार खाने बैठता है। सुमन डरते डरते जली हुई सब्जी परोसती है। घर वाले खाना खाने लगते हैं। तभी सुमन की ननद पिंकी मजाक करते हुए कहती है, अरे भाभी, आज सब्जी थोड़ी अलग लग रही है, कोई नई रेसिपी ट्राई की है क्या? हाँ, रवि भैया को खाना पसंद आ जाए इसलिए रोज कुछ नया ट्राई करती है बेचारी। आज भी सब्जी नए तरीके से बनाई होगी शायद। तभी रवि एक निवाला मुंह में डालता है और आंख बंद करके कहता है, अब आया ना माँ जैसा स्वाद। माँ भी बिल्कुल ऐसा ही बनाती है, वही खुशबू, वही स्वाद, मजा आ गया भाई आज। सुमन, भले ही तुम 5 स्टार होटल की शेफ थी, पर मेरे दिल की शेफ तो आज बनी हो। ये सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है। कमला देवी, प्रभा और पिंकी एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। तभी सुमन कहती है, अच्छा तो ये राज था, फिर तो मैं कल से हर सब्जी को थोड़ा जला दिया करूंगी। रवि, तुमने साबित कर दिया, कोई कितना भी स्वादिष्ट खाना बना ले, पर माँ ने जो खिलाया वही सबसे अच्छा होता है। अरे भैया, पहले ही कह देते, भाभी जला कर ही खाना परोसती आपको। बेचारी भाभी को बेकार में ही इतनी मेहनत करनी पड़ी। कमला देवी शर्मा जाती है और नजरें झुकाए कहती है, अरे नहीं सुमन, ऐसा नहीं है, वो रवि तो कुछ भी कहता है। नहीं मम्मी जी, रवि जी को अगर ऐसी ही सब्जी पसंद है तो मैं रोज बना दिया करूंगी। हाँ भाभी, रवि भैया के लिए ऐसी सब्जी बना देना, पर मुझे ऐसी सब्जी कुछ खास पसंद नहीं है। मेरे लिए तो आप अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना ही बनाना। अरे नहीं बस। रवि की बात सुनकर पूरा परिवार ठहाका मारकर हंसने लगता है। सुमन भी मुस्कुरा देती है। जानवी और माया दोनों बहुत ही अच्छी सहेली थी। दोनों कॉलेज टाइम से साथ में थी, लेकिन दोनों की दोस्ती सगी बहनों से भी ज्यादा गहरी थी। वहीं दोनों का ससुराल भी एक ही शहर में था, जिससे माया का जानवी के घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन सुबह जब जानवी सो के उठती है, ओह शिट, 6 बजे उठना था और 7 बज गए। अब तो चाय बनाने में लेट हो जाएगा और माँ जी सुनाना शुरू कर देंगी। उन्हें दवाई देनी थी सुबह की, बाबूजी के लिए नहाने का पानी गर्म करना था, इनको ऑफिस जाने में कुछ ही टाइम बाकी है, सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी मैं। जानवी ये सब सोच ही रही थी कि तभी माया हाथ में चाय की ट्रे लेके कमरे में आती है। ये ले चाय पी और टेंशन मत ले, सब काम हो गया है, बस जीजू की टिफिन तैयार करनी बाकी है, वो भी आधा खाना तैयार है। माया जानवी से बोले जा रही थी। वहीं जानवी माया को देखकर काफी हैरान थी। तू इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे, और 7 बजे ही सारा काम हो गया? हाँ तो कितना टाइम लगता है, सुबह 5 बजे उठ के अपने घर का काम निपटा कर 6 बजे यहाँ आ गई। ऐसे भी मेरे घर में ना सब अपना काम खुद से कर लेते, तो उतनी टेंशन की बात नहीं है। ले चल अब चाय पी और फ्रेश हो जा,
तब तक नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। यार कितनी सही दोस्त मिली है, कितनी केयर करती है मेरी, इतनी सुबह सुबह आके मेरे सारे काम भी कर दिए। थैंक यू गॉड जी, इतनी केयरिंग फ्रेंड देने के लिए। अरे क्या सोच रही है अब? कुछ नहीं यार, थैंक यू इतनी जल्दी सब कुछ मैनेज करने के लिए। चल अब मैं नहा लेती हूँ। फिर जानवी चली जाती है और दोनों सहेलियां मिलकर सबको नाश्ता परोसती है। माया बेटा, नाश्ता तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। सच में माया के हाथ में जादू है। जानवी मैडम, तुम भी कुछ सीख लो। जीजू, मैंने जानवी से ही सीखा है। देख लिया। फिर सब हंसने लगते हैं और मजे से नाश्ता करते हैं। वहीं नाश्ते के बाद, जानवी मेरी टिफिन। हाँ जी अभी लाई। जानवी, ये इसमें नमक अपने अंदाज से डाल लेना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना, टिफिन मैं दे आती हूँ। ओके। ये लो जीजू टिफिन, टेक केयर। थैंक यू। बाय जानवी। कितनी अच्छी है माया, मेरी सगी साली से ज्यादा ख्याल तो ये रख रही है मेरा। वहीं माया अक्सर जानवी के घर जाया करती और घर में सबके काम में उनका हाथ बटाती और सबकी चहेती भी हो गई थी। ऐसे ही एक दिन माया बाजार से थैला भर के सब्जी लेकर आती है। अरे माया बेटा, ये क्या सब्जी इतनी सारी? हाँ आंटी जी, मैं बाजार गई थी तो सोचा यहाँ के लिए भी सब्जी ले लेती हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी बेटा। कोई ना, अब ले आई है तो क्या कर सकते, लेकिन ये रोज रोज ऐसा ना किया कर, अच्छा नहीं लगता माया। ऐसा कुछ नहीं है, तू मेरी अच्छी दोस्त है ना, तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अच्छा चल, अब इसे फ्रिज में लगाने में हेल्प कर दी मेरी। चल। फिर दोनों हंसते हुए किचन में जाके काम करने लगती हैं। वहीं माया जानवी के ससुराल में एकदम एक बहू की तरह रहती है। वो जानवी के घर का सारा काम भी करती और उसके सास ससुर पति का ख्याल भी रखती। ऐसे ही एक शाम में सास बहुत देर से अलमारी में कुछ खोज रही थी। माँ जी, कब से अलमारी में क्या ढूंढ रही हो आप, और इतनी परेशान क्यों हो? बहू, मैंने ना मेरी सास से मिला हुआ कंगन सोनार को चमकाने के लिए दिया था, और सोनार के यहाँ से आने के बाद वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। मुझे ही बता दिए होते तो मैं रख देती, कम से कम परेशान तो नहीं होना पड़ता। अरे आपको बताना था ना माँ जी, फालतू में परेशान हुए। वो आपकी तिजोरी के हिडन वाले पार्ट में रखा हुआ है। ये सुनकर सास और जानवी दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। अरे उस दिन आंटी जी ने गहने रखकर मुझे बताया था कि बेटा कंगन इसमें रखा है, भूल जाओ तो याद दिला देना। ओके, मतलब माँ जी आप याददाश्त वाली दवाई टाइम से नहीं ले रही है? तुझे लगता है कि ये हो सकता है जब तक माया इस घर में है? बड़ी प्यारी बच्ची है। अरे आंटी जी इतनी भी नहीं हूँ। आंटी जी नहीं, मम्मी बोला कर, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है ना। ये सब देखकर जानवी को मन में जलन सी हुई, पर वो मन में ही बड़बड़ा कर रह गई। माँ जी ने आज तक मुझे बेटी जैसा नहीं कहा, और माया मुझसे ज्यादा हो गई इनके लिए। शायद मैं गलत सोच रही हूँ। वो इतनी फैमिलियर होके भी तो रहती है ना सबके साथ, इसलिए बॉन्ड अच्छा हो गया है। और कुछ इस तरह जानवी खुद को ही समझाने में लग जाती है। फिर जानवी नॉर्मल होकर अपने काम में लगती है। वहीं अगले दिन सुबह फिर से माया जल्दी ही जानवी के घर आ जाती है। जानवी किचन में पति के टिफिन के लिए आटा गूंथ रही थी, तभी यार जानवी मेरी शर्ट कहाँ है, मिल ही नहीं रही है। अरे वहाँ देखो तो सही, पीली शर्ट रखी है, पहन लो। अब मैं ये पीली शर्ट कहाँ ढूंढूं? ओह मिल गई, लेकिन ये क्या, इसकी तो बटन टूटी हुई है और दूसरी शर्ट प्रेस भी नहीं है। अरे क्या हुआ, आप परेशान दिख रहे हो? अरे बटन टूटी हुई है और दूसरी शर्ट भी नहीं है पहनने को। ऑफिस को भी लेट हो रहा है और जानवी किचन में हाथों में आटा लगाए बैठी है। कोई बात नहीं, आप वरीड क्यों हो? लाओ मैं लगा देती हूँ बटन। फिर माया राघव की शर्ट में बटन लगाने लगती है। तभी जानवी वहां आ जाती है। हाँ जी, मिल गई शर्ट? हाँ मिल गई, बटन टूटी थी तो माया ने लगा दी। अरे मुझे बुला लिया होता, इसे क्यों तकलीफ दी? तुम्हारे हाथ में आटा लगा था ना, तो सोचा तुम्हें क्यों परेशान किया जाए, इसलिए। अच्छा किया। जानवी ऊपर से तो खुश होने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन अब उसे चीजें अजीब लगने लगी थी। माया अपने ससुराल की बहू कम और जानवी के ससुराल की बहू ज्यादा बनकर बैठी थी। जानवी के सारे काम अब वो करने लगी थी। घर के बारे में जानवी से ज्यादा अब माया को खबर रहती थी। मुझे लगता है मैं जरूरत से ज्यादा ही अपना दिमाग चला रही हूँ। माया बस मेरी अच्छी दोस्त होने के नाते मेरे लिए इतना करती है।
जानवी ये सब सोच रही थी कि तभी ससुर जी वहां आते हैं। बहू, आज घर पर कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, खाना लाजवाब बनना चाहिए। कौन आ रहा है पापा जी? माया बेटा, मेरे दूर के बहन और बहनों ही आ रहे हैं। जानवी, अच्छे से तैयार होना बेटा, पहली बार मिलेंगी ना मेरी बहन तुमसे। ठीक है पापा जी। जिसके बाद जानवी घर में मेहमानों के आने की तैयारी करने लगती है। वहीं माया भी बड़े ही उत्साह से जानवी का हाथ बटा रही थी। माया, ये 2 सीटी हो जाए ना तो गैस बंद कर देना, अब मैं कपड़े पहनकर तैयार हो जाती हूँ। ठीक है। सुनना, तेरी वो गोल्डन वाली साड़ी मेरे लिए निकाल देना ना। वो क्यों? अरे मेहमानों के सामने ऐसे काम वाली बाई की तरह रहूंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा तेरा। हाँ सही है, लेकिन गोल्डन वाली साड़ी तो मैं पहनने जा रही हूँ क्योंकि वही सबसे सुंदर साड़ी है मेरे पास। चल कोई ना, मैं दूसरी पहन लूँगी, वो तू पहन ले। फिर जानवी तैयार होने चली जाती है और किचन से फ्री होके माया भी बन ठन कर रेडी हो जाती है। वहीं कुछ ही समय में मेहमान भी घर आ जाते हैं, जहाँ जानवी और माया दोनों बुआ जी के पैर छूती हैं और बुआ जी कंफ्यूज हो जाती है कि बहू कौन है, इसलिए वो दोनों को आशीर्वाद दे देती है। आइए दीदी, जीजा अंदर आइए, अंदर आइए। बुआ जी बैठिए ना, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ आपके लिए। ठीक है बेटा, मुझे तो लगा ही था कि यही बहू होगी, वो शायद बहू की बहन या सहेली होगी। जिसके बाद जानवी और माया किचन में जाके चाय नाश्ता लेकर आते हैं। इससे पहले कि जानवी कुछ बोले, बुआ जी लीजिए नाश्ता कीजिए। आप दोनों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा, हम आराम से आ गए। जिसके बाद बुआ फूफा चाय नाश्ता करते हैं और कुछ देर बाद दोनों टेबल पर खाना लगा देती हैं। माया बढ़ चढ़कर मेहमानों के सामने आती, जिससे उन्हें लगता कि घर की बहू जानवी नहीं बल्कि माया है, और जाते समय वो माया को विदाई और मुख विदाई का शगुन भी देकर जाते हैं। ये देखकर जानवी को बहुत गुस्सा आता है। बेटा बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, अब मैं चलती हूँ। फिर बुआ फूफा चले जाते हैं। कोई ना बहू, गलती से बुआ ने माया को बहू समझ लिया, अब क्या कर सकते हैं। वैसे भी कौन सा वो रोज आने वाली है। जी कोई बात नहीं, ये तो वैसे ही ऑलमोस्ट घर की बहू बन चुकी है, अब कैसे भी करके इसे घर से भगाना ही होगा। जिसके बाद जानवी अगले दिन सुबह ही माया के घर से उसके कपड़े और बैग ले आती है। जानवी, तू ये मेरा सामान यहाँ क्यों ले आई? देख, तू तो हमेशा यहीं रहती है, तो सोचा तेरा सामान ही मंगवा देती हूँ। माया को जानवी की बात थोड़ी अटपटी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वहीं अगले दिन फिर जानवी माया के घर से उसके अलमारी और फ्रिज मंगा लेती है। जानवी, तूने मेरे घर से फ्रिज और अलमारी क्यों मंगाई? अब तो इस घर की बहू बन गई है ना, इसलिए तेरा सामान यहाँ मंगा रही हूँ। धत पागल, ऐसा मजाक कौन करता है? माया को सच में लगता है कि जानवी मजाक कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसे डर लगने लगा था। अगले दिन जानवी माया के घर से उसका बेड, टीवी और बाकी का सामान भी मंगवा लेती है। जानवी, ये सब क्या है? तू क्या करना चाहती है? जैसे तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ना। हाँ, तू सारा दिन यहीं रहती है, अब तो इस घर की बहू बन गई है ना, इसलिए मैं तेरा सारा सामान मंगा रही हूँ। अब तो आराम से यहाँ रह, मैं अपना सामान ले जाती हूँ तेरे घर। ये सुनकर माया घबरा जाती है कि कहीं जानवी उसके ससुराल वालों को और पति को पटा ना ले। सॉरी जानवी, मैं समझ गई हूँ, मैं यहीं रह जाती हूँ अपने घर। जिसके बाद माया अपना सामान लेकर 9-11 हो जाती है। अंजलि बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका चुलबुला अंदाज सभी को पसंद था, लेकिन जब से उसके भाई जतिन की शादी सरला से हुई है, तब से उसने पढ़ाई छोड़ दी। अंजलि के भाई और माँ उषा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने सिर्फ अपनी भाभी की बात मानी। अंजलि, तुम्हारे भाई और माँ तो ऐसे ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा किया जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी। अरे घर का कुछ काम सीखोगी तो कल को तुम्हारे ही काम आएगा ना। ये लो, ये मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, तुम पर अच्छी लगेगी। अरे वाह भाभी, कितनी अच्छी साड़ियाँ हैं। थैंक यू भाभी। अब तू एक काम कर, आज मेरी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही, शाम का खाना तू बना लेना। ठीक है भाभी, मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। अंजलि किचन में चली जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी उषा किचन में आती है। अरे बेटी, तू अकेली किचन में क्या कर रही है?
और तेरी कामचोर भाभी कहाँ है? माँ, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही हैं। बेटा, तू कब तक उस चालबाज औरत की बातों में फंसती रहेगी? वो तुझे बातों में लेकर अपने सारे काम करवा लेती है और तू उसकी कोई चाल नहीं समझती। तेरी पढ़ाई भी उसने इसीलिए छुड़वा दी ताकि तू घर का काम करे और वो महारानी आराम। माँ, भाभी को कुछ भी मत बोलो ना। पढ़ाई छोड़ने का फैसला मेरा था, इसमें भाभी का कोई हाथ नहीं है। अच्छा ठीक है, भाभी की चमची। ला दे, रोटियां मैं बना देती हूँ। इस तरह अंजलि अपनी भाभी की सारी बातें मानती है और घर में वो किसी की भी नहीं सुनती। एक दिन जतिन घर पर आता है और कहता है, माँ, हमारी अंजलि के लिए एक रिश्ता आया है। वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं और अंजलि को देखना चाहते हैं। अंजलि की शादी की बात सुनकर सरला झट से बोली, अंजलि की शादी अभी से? अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है? हाँ बेटा, बहू सही बोल रही है। अभी तो अंजलि छोटी है, 2-4 साल बाद करूंगी इसकी शादी। माँ, पहले तो मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन लड़के की सरकारी नौकरी है और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी दोनों की। जतिन के इतना बोलने पर उषा अंजलि के रिश्ते के लिए राजी हो गई, लेकिन सरला सोचने लगी, अगर अंजलि की शादी हो गई तो इस घर का काम कौन करेगा? इतनी मुश्किल से तो मैंने अंजलि की पढ़ाई छुड़वाई है, अब जतिन ने शादी का पंगा डाल दिया। इनको भी ना चैन नहीं है। सरला पहले तो अपने पति को बहुत समझाती है, लेकिन जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने अंजलि को भड़काना शुरू कर दिया। अंजलि, तो कब आ रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले? कल शाम को आ रहे हैं भाभी। सच बताऊं, मैं ना बहुत नर्वस हूँ। आप बताओ ना, क्या करूं, क्या पहनूं मैं? तुम शादी के लिए तैयार हो? हाँ भाभी, भैया कह रहे थे कि लड़का बहुत अच्छा है, तो मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। हाय मेरी ननद, कितनी भोली हो तुम। तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारे भाई और माँ तुम्हें घर से निकालना चाहते हैं? अरे बच्चा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? शादी के बाद पता है ना कितनी परेशानियां होती हैं। ससुराल वालों को देखो, घर संभालो, बच्चों को देखो। हाँ भाभी, वैसे तो आप ठीक कह रही हो। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अरे कल जो मेहमान आएंगे ना, तुम उनके सामने साफ साफ शादी से मना कर देना, तभी तुम्हारी माँ और भाई को अकल आएगी और तभी वो तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे। अंजलि ने ऐसा ही किया। उसका रिश्ता लेकर जो लोग आए थे उनके सामने उसने शादी से मना कर दिया। वो लोग चले गए। जतिन और उषा को अंजलि का बर्ताव बहुत बुरा लगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जतिन से उसका दोस्त विपुल मिलने आया। अंजलि जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। हाँ भैया, आपने बुलाया? देखो कौन आया है, तुमने पहचाना इसे? नहीं तो, कौन है ये? अरे ये विपुल है, जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था। अब ये बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। इतने में जतिन का फोन बजने लगता है और वो बाहर चला जाता है। कैसे हो विपुल? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। तुम इतने सालों से कहाँ थे? ना कोई फोन, ना मैसेज। मैं शहर से बाहर चला गया था, यहाँ वापस आया तो तुम दोनों की याद आ गई, बस आ गया यहाँ पर। वैसे तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, स्कूल के बाद मैंने आगे की पढ़ाई नहीं की, बस घर में ही रहती हूँ, घर का काम संभालती हूँ। तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी अंजलि, तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए था। घर का काम करना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब तुम दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विपुल के कहने पर अंजलि अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। इस बात से जतिन और उषा तो बहुत खुश हुए, लेकिन घर का सारा काम सरला के कंधों पर आ गया, तो वो हमेशा अंजलि को भड़काती रहती थी। अंजलि, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम पढ़ाई मत करो, घर संभालो। मेरी प्यारी भाभी, अब मुझे घर का सारा काम करना आ गया है, अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब छोड़िए ना इस बात को। आप मुझे अपनी कोई अच्छी सी ड्रेस दे दो ना, कल मेरे कॉलेज में पार्टी है। निकाल लेना अलमारी से तू ही। अब सरला की बातें अंजलि बिल्कुल नहीं मानती थी। वो तो बस जो विपुल कहता वही करती। विपुल उसकी पढ़ाई में मदद करने लगा और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। पता है अंजलि, प्यार तो मैं तुम्हें स्कूल के टाइम से करता हूँ, लेकिन कभी तुमसे कह नहीं पाया। मुझे लगता था अगर मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो
जतिन मुझे बहुत मारेगा। भैया तो तुम्हें अब भी मारेंगे, अब क्या करोगे? अब नहीं मारेगा, अब मैं एक डॉक्टर हूँ ना, अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैं जल्द ही उससे इस बारे में बात करूंगा। विपुल जतिन से अपनी और अंजलि की शादी की बात कर लेता है। जतिन और उषा दोनों ही इस रिश्ते से काफी खुश होते हैं, लेकिन सरला अंजलि को फिर से भड़काती है। अंजलि, आजकल मैं देख रही हूँ तुम मेरी कोई बात नहीं मानती। तुमसे पढ़ाई के लिए मना किया था, तुमने पढ़ाई शुरू कर दी। अब मैं शादी के लिए मना कर रही हूँ तो तुम शादी के लिए भी तैयार हो गई। तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? तुम इस रिश्ते से मना कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता लाऊंगी। भाभी, मैं इस शादी से मना नहीं करूंगी। आखिर विपुल में कमी क्या है जो तुम दूसरा रिश्ता लाओगी? और वैसे भी आप कहीं का राजकुमारी क्यों ना ले आओ। मैं सिर्फ विपुल से ही शादी करूंगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करते हैं। अब आप इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेंगी। अंजलि ने सरला की एक बात नहीं सुनी। अब सरला अंजलि को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगी। वो कभी उसकी किताबें फाड़ देती, कभी कपड़े छिपा देती। अंजलि को समझ में आने लगा था कि किस तरह से उसकी भाभी उसके सामने मुंह से शहद टपकाती है और मन में जहर रखे हुए है। अंजलि के एग्जाम्स शुरू हो गए तो सरला ने उसका रोल नंबर ही छिपा दिया। अंजलि परेशान होकर उसे ढूंढ रही थी। माँ, आपने मेरा रोल नंबर देखा है क्या? अगर वो नहीं मिला तो कॉलेज में एंट्री नहीं होगी और मेरा पेपर छूट जाएगा। नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। अरे ध्यान से देखो ना, यहीं कहीं होगा। दिमाग पर जोर लगाओ, लास्ट टाइम कहाँ रखा था? मुझे इसमें भाभी का हाथ लग रहा है, वही कल मेरे कमरे के आसपास मंडरा रही थी। अंजलि अपनी भाभी से कहती है, भाभी देखो, सच सच बता दो, आपने कहाँ छुपाया है मेरा रोल नंबर? आपने पहले भी मेरी किताबें छिपाई और फाड़ी हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। इस एग्जाम के लिए मैंने बहुत मेहनत की है भाभी। अंजलि, तू अपनी प्यारी भाभी पर शक कर रही है? अरे भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आप नहीं चाहती कि मैं आगे बढ़ूं या शादी करके अपने ससुराल चली जाऊं, इसलिए आप ये सब कर रही हो। देख बहू, शराफत से बता दे, क्योंकि अगर मैंने ढूंढ लिया ना रोल नंबर तो तुझे मैं घर से आउट कर दूंगी। अंजलि, उषा और जतिन के बार बार पूछने पर भी सरला ने कुछ नहीं बताया। अंजलि और उषा ने सरला के कमरे की तलाशी ली तो उन्हें उसके कमरे में रोल नंबर मिल गया। अब उषा गुस्से से आग बबूला होकर बोली, कितनी बड़ी नागिन है तू। अब मैं तुझे एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू यहाँ रही तो मेरे बच्चों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। चल निकल मेरे घर से। इस तरह उषा सरला को अपने घर से निकाल देती है और सरला काम चोरी के चक्कर में अपना हंसता खिलखिलाता घर बर्बाद कर लेती है। थोड़े दिन बाद विपुल और अंजलि की शादी हो जाती है और शादी के बाद भी अंजलि अपनी पढ़ाई जारी रखती है। साधना अपने घर की लाडली बेटी थी। आखिर वो लाडली होती भी क्यों नहीं, आखिर वो अपने इतने बड़े घर की इकलौती लड़की थी। ऐसे ही एक दिन साधना अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही थी, तभी उसकी माँ नीलम उसके पास आती है। बेटा, तुम अकेली इस कमरे में क्या कर रही हो? आज तुम्हारा कोई प्लान नहीं है क्या? नहीं मॉम, आज मेरा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आज मेरी सारी फ्रेंड्स बिजी है बिकॉज मेरे एक दोस्त की शादी है। सभी लोग वहीं पर है। तुम्हारे दोस्त की शादी है इसलिए सब वहाँ बिजी है। अरे जब सब लोग वहाँ है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी जाओ अपने दोस्तों के साथ शादी में। नहीं मॉम, मेरा मन नहीं है जाने का। एक्चुअली क्या है ना, शादी में थोड़ा रश होता है। आई डोंट थिंक सो मैं वहाँ पर एडजस्ट भी कर पाऊंगी, तो मैंने सोचा मैं अपने घर पर ही ठीक हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन नहीं है वहाँ जाने का तो मत जाओ, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह खाली नहीं बैठने दूंगी। चलो तुम और मैं कहीं बाहर चलते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर साधना खुश हो जाती है और अपनी माँ के साथ बाहर घूमने के लिए चली जाती है, जहाँ नीलम की मुलाकात उसकी एक पुरानी दोस्त सावित्री से होती है। अरे सावित्री, तू यहाँ क्या कर रही है? नीलम, यही सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो यहाँ अपने बेटे के लिए कुछ शॉपिंग करने आई थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देख सावित्री, ये है मेरी बेटी साधना। साधना, ये मेरी बचपन की दोस्त है सावित्री। नमस्ते आंटी, आपसे मिलकर खुशी हुई। नीलम, सच में तूने आज के जमाने में अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो तो है सावित्री। वैसे राज भी बड़ा हो गया होगा, कहाँ है वो? हाँ, बड़ा तो हो गया है, बस वो घर से आता ही होगा, इसीलिए तो उसके लिए शॉपिंग करने आई हूँ।
घर से आता ही होगा, मतलब ऑफिस से? अरे नहीं नहीं, वो दूसरे शहर जॉब करने गया था, इसलिए वहां से आ रहा है। उसने अपनी शिफ्टिंग यहीं करवा ली है, अब वो मेरे साथ ही रहेगा। खैर ये सब छोड़, मैं तो ये कह रही हूँ कि तू साधना को लेकर कभी घर आना। मेरा बेटा भी कुछ दिन घर पर ही है, तुम दोनों उससे भी मिल लेना। हाँ हाँ जरूर, हम कल ही तेरे घर आते हैं। बस तू अपना एड्रेस मुझे सेंड कर देना, पर उससे पहले तू मुझे अपना नंबर तो दे दे। कई सालों बाद नीलम और सावित्री की मुलाकात होती है। इसके बाद उन दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो जाती है और अगले दिन नीलम साधना के साथ सावित्री के घर जाती है, जहाँ साधना की मुलाकात राज से होती है। साधना को राज और राज को साधना पहली नजर में ही पसंद आ जाते हैं और इस तरह उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, साधना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम इजाजत दो तो क्या मैं? हाँ राज, कहो ना क्या कहना चाहते हो। वैसे कहना तो मुझे भी बहुत कुछ है, पर पहले तुम बोलो। साधना, हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, पर यह दोस्ती मेरी साइड से प्यार में कब बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग सा ही फील करने लगा हूँ। मैं भी राज। साधना और राज की दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और बहुत जल्द नीलम और सावित्री की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है। साधना और राज की जल्दी ही शादी हो जाती है, पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ आवाज तो आती ही है। ठीक ऐसा ही सावित्री के घर में भी होने वाला था। आज साधना की पहली रसोई थी और उसकी पहली रसोई करवाने के लिए सावित्री अपनी बहू साधना को किचन में ले जाती है, जहाँ वो उसको किचन में देखकर कहती है, माँ जी, ये रसोई है, बुरा मत मानना, लेकिन आपको नहीं लगता हमारी रसोई कुछ ज्यादा ही छोटी है? आपको पता है जितना बड़ा आपका ये रसोई है ना, उससे कई गुना बड़ा मेरे घर का बाथरूम था। हाँ, पर जो भी है, अब यही मेरा ससुराल है। हाँ बेटा, हो सकता है, पर अब से यही तेरा घर है और तुझे इसी रसोई में खाना बनाना पड़ेगा। चल आजा, मैं तुझे बता दूं कौन सी चीज कहाँ रखी है। इस तरह सावित्री साधना को सब कुछ बताने लगती है। कुछ ही देर बाद साधना की पहली रसोई भी खत्म हो जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ साधना धीरे धीरे अपने ससुराल में अपना एडजस्टमेंट कर लेती है। ऐसे ही एक दिन सावित्री के घर की पड़ोसन विमला आती है। सावित्री, ओ सावित्री, अरे अपने बेटे की तूने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। विमला की आवाज सुनकर सावित्री हॉल में आती है। विमला को देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे विमला, तू यहाँ कब आई? मैं तब आई जब तेरे कानों में मेरी आवाज आई। ये बता, तूने अपने बेटे की शादी कब की? मुझे बताया भी नहीं। अरे अब तुझे कैसे बताती, तू यहाँ होती तभी तो तुझे पता चलता ना। तू तो अपनी सास के पास गई थी। हाँ ठीक है, अब बहू को भी दिखा दे। विमला की बात सुनकर सावित्री अपनी बहू को बुलाती है। सास की आवाज सुनकर साधना अपनी सास के पास आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, मैंने तुझे बुलाया। ये मेरी पड़ोसन और मेरी बहुत अच्छी सहेली है। तेरी शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए अब तुझसे मिलने आई है। नमस्ते आंटी जी, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, मैं तेरे हाथ का खाना खाने नहीं बल्कि तुझे अपने घर ले जाने आई हूँ। आप मुझे अपने घर ले जाना चाहती है, पर क्यों? बहू, ऐसा नहीं पूछते। माँ जी, मैं बस पूछ रही हूँ, एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मैं कहाँ और किस लिए जा रही हूँ। साधना की बात सुनकर विमला सावित्री की तरफ देखने लगती है। तभी साधना हंसते हुए कहती है, अरे आंटी जी, आप तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। बताइए कब चलना है? साधना की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। इसके बाद साधना अपनी पड़ोसन सास के साथ उसके घर जाती है, जहाँ वो उसके छोटे से घर को देखकर कहती है, आंटी जी, आपका घर कितना छोटा है। आई एम सॉरी, लेकिन इतना तो हमारा हॉल है। आपको पता है मेरे मायके का हॉल कितना बड़ा है? साधना के मुंह से ऐसी बात सुनकर सावित्री और विमला दोनों ही सन खड़ी हो जाती हैं। बहू, ये तू क्या कह रही है? ये मत भूल कि ये हमारा घर नहीं बल्कि पड़ोसन का घर है। आई एम सॉरी माँ जी, पर मैं आंटी के घर के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं तो बस बता रही हूँ कि मेरे मायके का हॉल आंटी जी के घर से बड़ा है। चुप कर जा बहू, चुप कर। मानती हूँ तेरा मायका बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल के लिए चुप हो जा। सावित्री की बात सुनकर साधना चुप्पी साध लेती है, लेकिन विमला को ये बात बहुत बुरी लगती है, पर बेचारी करती भी क्या। आखिर उसने ही साधना को अपने घर बुलाया था, इसलिए वो भी उसे कुछ नहीं बोलती और उसे बैठने के लिए कहती है। आंटी जी, आपके घर का सोफा कितना पुराना है? साधना ये बात बोलती ही है कि तभी उसकी सास उसको आंख दिखाने लगती है। उप्स, आई एम सॉरी, मैं तो बस ये बताना चाह रही थी कि मेरे मायके में ना इससे बढ़िया क्वालिटी के सोफे हैं।
आपको पता है, आप एक बार बैठोगे ना, ऐसा लगेगा कि आप किसी सॉफ्ट चीज पर बैठ रहे हैं। साधना की ये बात सुनकर एक बार फिर विमला को बुरा लगता है और इस बार वो गुस्से में साधना से कहती है, साधना बहू, माना कि तेरा घर मेरे घर से बड़ा है, माना कि तेरे घर का सोफा मेरे घर के सोफे से अच्छा है, लेकिन मेरे लिए तेरा घर नहीं बल्कि मेरा ही घर अच्छा है। तू चाहे कितनी भी अमीर घर से क्यों ना हो, लेकिन ये मत भूल वो अमीर घर अब तेरा नहीं रहा। सावित्री बहन, माफ करना, लेकिन आपकी बहू मुंह फट है और इतना कंपैरिजन करती है कि कुछ पूछो ही मत। और आपकी बहू का क्या ही बताऊं, अगर आपकी बहू का यही हाल रहा ना तो मैं लिख कर दे रही हूँ, आपका उठना बैठना हर किसी के साथ बंद हो जाएगा। विमला सॉरी, मेरी बहू की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मेरी बहू में ना थोड़ा सा बचपना है, इसलिए वो कुछ भी बोल जाती है। साधना बहू, चल यहाँ से। सावित्री अपनी बहू को घर वापस ले आती है और उसे डांटते हुए कहती है, तू ये क्यों भूल जाती है कि तेरे मायके के जितने हम अमीर नहीं हैं और हमारे पास जो भी है हम उसी में खुश हैं। और इसी के साथ मैं तुझे यह भी बताना चाहूंगी कि अब तू मायके में नहीं बल्कि ससुराल में रह रही है, इसलिए तुझे अपने ससुराल के तौर तरीके जल्दी ही अपना लेने होंगे, वही तेरे लिए अच्छा रहेगा। माँ जी आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहती। मैं बस ये बताती हूँ कि मेरा मायका कैसा है। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा तो। साधना की बात का सावित्री कोई जवाब नहीं देती और वहां से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। साधना की जो आज हरकत थी उससे सावित्री बहुत नाराज थी और बस इसलिए साधना अपनी सास को मनाने के लिए उसके कमरे में जाती है। माँ जी आई एम सॉरी ना, मुझे माफ कर दो। पक्का मैं नेक्स्ट टाइम कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोचूंगी। साधना की ये बात सुनकर सावित्री उसकी तरफ देखती है। पक्का ना, तो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी? हाँ माँ जी पक्का, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे हमें किसी चीज की प्रॉब्लम हो। साधना की ये बात सुनकर सावित्री उसको माफ कर देती है, पर तभी साधना अपनी सास का बेड देखती है और कहती है, माँ जी आपका बेड कितना पुराना हो गया है। आपको पता है मेरे मायके में ना मेरी मॉम का बेड कितना बढ़िया था, पूरा गोल बेड था। मैंने ही पसंद किया था वो बेड उनके लिए। बहू तो फिर से शुरू हो गई। आई एम सॉरी। वो लगता है माँ जी मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊंगी। इस तरह साधना अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आती और सावित्री को अपनी बहू को इसी रूप में अपनाना पड़ता है। निमिता दिखने में बहुत ही खूबसूरत और काम में बहुत ही कुशल थी। वो अक्सर चुप ही रहा करती थी और अगर वो कुछ बोलने की कोशिश करती तो उससे पहले उसकी माँ उसे चुप करा देती थी। ऐसे ही एक दिन शालिनी जी गार्डन में गाना गाते हुए कपड़े सुखाने डाल रही थी। सच धज के मैं जरा पन ठन के बान चलाऊंगी नैनन के, आईना जरा निहार लूं खुद अपनी नजर उतार। तभी शालिनी जी को कोई काम याद आ जाता है और वो अंदर चली जाती है। वहीं बाहर सड़क से जा रहा शिवम इतनी मीठी मधुर आवाज़ सुनकर उस आवाज़ का कायल हो जाता है। ये इतनी मधुर आवाज़ किसकी है भला? वो गेट से अंदर झांक कर देखता है और तभी निमिता बाहर गार्डन में आती है। ओए होए होए होए, ये तो भला की खूबसूरत है। भगवान एक ही इंसान में इतने गुण कैसे दे सकता है? एक तो खूबसूरत, ऊपर से आवाज़ इतनी मधुर। भगवान इससे शादी हो जाए तो मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। फिर शिवम अपनी माँ के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है और निमिता से शादी करने की जिद करता है। वहीं अगले दिन शिवम और उसके माता पिता निमिता के घर जाकर लड़की देखने के लिए मान जाते हैं। बेटा निमिता तैयार हो जा बेटा, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सच में? हाँ, लेकिन उनके सामने अपना ये मुंह बिल्कुल मत खोलना। फिर निमिता वहाँ से चली जाती है। वहीं जब लड़के वाले आते हैं तो नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। आइए भाई साहब, ये आप ही का बेटा है ना? नहीं जी नहीं, हम तो कचरे के डिब्बे से उठा कर ले आए थे। जी? अरे ऑफ कोर्स हमारा ही बेटा है। अरे आंटी, मम्मी की आदत है मजाक करने की, आप चिंता मत कीजिए। वैसे आपकी बेटी कहाँ गई? हाँ, वो बस आ ही रही है बेटा। तभी निमिता हाथ में चाय की ट्रे लेकर वहाँ आती है।
निमिता इतनी खूबसूरत थी कि पहली ही नज़र में सभी को पसंद आ जाती है। वैसे मेरे बेटे ने आपकी बेटी की जितनी तारीफ की थी उससे ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं बहन जी? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन निमिता को कहिए ना कुछ बोल कर बताए। जब से हम आए हैं बस आप ही बोली जा रही हो। तभी शालिनी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। हाँ निमिता, वो वाला गाना सुनाओ ना जो तुम उस दिन गार्डन में खड़ी होकर गा रही थी। शिवम इतना कह ही रहा होता है कि तभी शालिनी उसे टोक देती है। बेटा अभी ना निमिता के मुंह में छाले आए हैं, वो बोल नहीं सकती बेटा, वरना उसे बहुत तकलीफ होगी ना, इसलिए। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। वहीं दोनों परिवार की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में निमिता और शिवम की शादी हो जाती है। वहीं शादी की पहली रात। निमिता यार कुछ बोलो ना, जब से तुम्हें देखा है बस एक दफ़ा तुम्हारा वो गाना सुना था उसके बाद तो तुम्हारी मीठी आवाज़ सुनने को कान तरस गए। जानो वही वाला गाना सुना दो ना प्लीज़। सजना है मुझे सजना के लिए। अच्छा ठीक है, छच धच तो मैं डलान ले, बात टालूंगी नहीं चैना। अरे बस ये कैसे बोल रही हो तुम निमिता, जरा ढंग से गाओ ना। लेकिन मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। शिवम गुस्से में बौखला कर बाहर आ जाता है। माँ ये क्या किया आपने, मेरी शादी एक तोतली लड़के से करा दी है। तोतली? हाँ माँ तोतली, वो तोतली है माँ। तभी निमिता वहां आती है। माँ जी तो ना, ये मुझे बाल बाल तोतली तोतली बोल रहे। निमिता की तोतली आवाज सुनकर पास ही खड़ी उसकी ननद पारो और जिठानी सीमा जोर जोर से हंसने लगती है। देवरानी जी तोतली है, वाह जी वाह। देखो ना बड़ी भाभी, छोटी भाभी की आवाज सुनकर कितना मजा आ रहा है। पारो और भाभी, आप दोनों हंस क्यों रही हो? यहाँ कोई कॉमेडी शो नहीं हो रहा है? हाँ देवर जी, यहाँ तो आपकी लाइफ की शो का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। बड़ी बाबू चुप। बोल बेटा, अब क्या हुआ? बोलू क्या बोलू? मेरी बीवी तोतली है माँ, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। इसके माँ बाप ने हमें धोखा दिया, ये इन्होंने ठीक नहीं किया। मैं उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी, फिर सब जेल में चक्की पीसेंगे। लेकिन माँ जी, इन्होंने तो मुझे खुद पसंद किया था ना, तो हम जेल कैसे जाएंगे? वैसे वो चक्की नहीं, गेहूं होता है माँ जी। हाय राम, चित भी इसकी पट भी इसकी। बेटा अब तो तू ही संभाल इसे, तेरी पसंद है तू ही जाने। फिर शिवम वहां से चला जाता है और पीछे पीछे निमिता भी। अरे लुकिए ना, मैं भी आ रही हूँ। देखते जाइए ये तोतली बहू घर में कितना हंगामा करवाती है। वहीं अगले दिन सुबह सुबह, भाभी मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, टिफिन पैक कर दो ना। अरे देवर जी, अब तो आपकी शादी हो गई है, भाभी का पल्लू छोड़कर बीवी का पल्लू पकड़ो अब। कहो ना अपनी तोतली बीवी को कि टिफिन पैक कर दे। एदी, ये लो आपका डिब्बा तैयार है। तभी शिवम चिढ़कर ऐसे ही वहां से चला जाता है। वहीं निमिता के तोतलेपन के कारण घर में सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और कोई भी ढंग से उससे बात नहीं करता था। माँ जी, मैं बादल जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? अरे जाना है तो बाजार जाना, बादल पर क्यों जा रही है? बादल मम्मी जी, बादल। सासू माँ, वो बाजारी कह रही है। अरे नहीं, तू जा, तुझे जो चाहिए लेकर आ। और हाँ, एक फेविस्टिक लेकर आना। वो क्यों माँ दी? तेरा मुंह बंद करने के लिए तोतली। जा अब, फूटे भाग मेरे, न जाने कौन सी घड़ी में मैं ये तोतला नमूना घर ले आई। निमिता को सास की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है।
वहीं बाजार में सभी निमिता को देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे ये तो मिसेस शर्मा की तोतली बहू है ना? हाँ हाँ, ये वही है, बहुत ही फनी है। रुक ना, डेमो दिखाती हूँ। ओह हेलो निमिता, कैसी हो? दी आप तो मैंने आपको बताना नहीं। मैं ना तुम्हारी सास की सहेली हूँ और पड़ोसन भी हूँ। अत्ता आंटी जी, आप ही वो औरत हो जिसकी माँ जी बहुत तारीफ करती है। मैंने सुना है कि आप टकली और नकली बाल लगाकर घूमती हो और ये आपकी डांट भी ना नकली है। व्हाट रबिश, कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, तोतली कहीं की। फिर निमिता वहां से चली जाती है। नाइस डेमो। निमिता जुबान से तोतली होती है लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वहीं वो कभी किसी को खुद के ऊपर कोई कमेंट करने का मौका ही नहीं देती थी। केवल परिवार वाले ही बोल सकते थे जो भी बोल सके। फिर एक दिन, शिवम जी कब तक गुट्ठा लाओगे? गुट्ठा ठोक दो ना। देवरानी जी, गुस्सा है, पान थोड़ी ना है जो पिक मारने की जगह ना मिले तो घोंट ले। भाभी गुट्ठा घुटने को कहा है मैंने, घुटने को। भाभी वो गुस्से को थूकने के लिए कह रही है, घोटने के लिए नहीं। देखा देवर जी, अब कितना प्यार करते हो निमिता से कि आपको उसकी ये तोतली टूटी फूटी भाषा भी बखूबी समझ में आती है। अरे जब इतना ही प्यार है तो फिर गुस्सा क्यों हो उससे? बेटा, बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है। इससे अच्छी लड़की तुझे ना मिलने वाली। अरे वो पड़ोसन सोनिया, जिसका मुंह मैं कभी नहीं बंद कर पाती, इसने तो अपनी तोतली जुबान से उसकी अकल ठिकाने लगा दी। अब जैसी भी है, मेरी तोतली बहू है कमाल की। तो इच्छी बात पे एक गाना हो जाए। नहीं। टीना, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना? अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कोई लखपति लड़का खोज कर लिया है तो उसका हाथ पकड़कर चली तो नहीं जाओगी? उदय, प्यार अमीरी गरीबी ऊंच नीच देखकर नहीं होता, और मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, बस इससे ज्यादा मुझे किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं है। क्या करूंगी उस दौलत का जिसमें मेरे साथ तुम ना हो? मैं तो तुम्हारे बिना अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां तुमसे हैं। उदय और टीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर था। जहाँ टीना एक बड़े घराने की लड़की थी, वहाँ उदय एक 2 कमरे के मकान में रहने वाला साधारण सा लड़का। वास्तव में टीना तो उदय के प्यार में पागल थी, लेकिन उदय टीना से नहीं, उसके पिता की अथाह दौलत से प्यार करता था। उसने टीना के साथ प्यार का नाटक बस इसीलिए किया था ताकि वो उससे शादी करके उस महल का दामाद बन सके। लेकिन टीना उदय की चालाकियों को समझ नहीं पा रही थी और लगातार अपने पापा के ऊपर उदय से शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। पापा, आप समझते क्यों नहीं? मैं उदय से प्यार करती हूँ। बेटा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चला करती है। और अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं रही हो। थोड़ा समझदारी से काम लेना शुरू करो। पापा, मैं भी आपको यही कहना चाहती हूँ कि अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रही हूँ जिसे आप अपनी मर्जी थोपकर कुछ भी करने को मजबूर कर लेंगे। मैं एक बालिग लड़की हूँ, अपना अच्छा बुरा सही गलत समझ में आता है मुझे। देख लिया तुम्हारा सही गलत मैंने। सारी दुनिया को छोड़कर वो उदय ही पसंद आया तुम्हें। उसके तो माथे पर लिखा है कि वो 1 नंबर का आवारा लड़का है। और बेटा, शादी का मतलब होटल में डिनर और हाथ में हाथ डालकर चौपाटी पर घूमना नहीं होता। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो लड़का आज अपने आप को नहीं संभाल सकता, कल को शादी के बाद वो तुम्हें या अपने परिवार को कैसे संभालेगा? है इस बात का कोई जवाब तुम दोनों के पास? पापा प्लीज, मेरी खुशी के लिए आप एक बार उससे मिलकर तो देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको जरूर पसंद आएगा। वो इतना भी बुरा लड़का नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। मेरे लिए वो जॉब तो क्या कुछ भी कर सकता है। इकलौती बेटी टीना की जिद को देखते हुए उसकी माँ सविता अपने पति से कहती है, देखिए जी, जवान लड़की है, अगर कुछ गलत फैसला ले लिया तो हम जीवन भर सिर्फ पछताते रह जाएंगे। अगर ये कह रही है तो एक बार मिलकर देख लो ना इस उदय से। अच्छा ठीक है टीना, 2 दिन बाद तुम उदय को यहाँ आने के लिए कह दो। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। 2 दिन बाद उदय टीना के पापा के ठीक सामने बैठा था। घर में कौन कौन है तुम्हारे? मम्मी पापा और एक छोटी बहन।
क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी और करते क्या हो? जी ग्रेजुएट हूँ, अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस फिलहाल तो मेरा पूरा समय टीना का ही है। मतलब कोई काम धंधा नहीं करते हो? यहाँ शादी के लिए मिलने आए हो और काम कुछ करते नहीं हो? तुम्हारे पिताजी कोई करोड़पति थे क्या जो तुम ऐसे निठल्ले बनकर रोटियां तोड़ रहे हो? अंकल, मेरे पापा के पास कोई करोड़ों की दौलत नहीं है, वो तो एक मामूली से क्लर्क है। उनका छोड़िए, लेकिन आपके पास तो करोड़ों की दौलत है ना। टीना आपकी इकलौती बेटी है और मैं आपकी बेटी से शादी करके आपका दामाद बनने वाला हूँ। इस तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये सारा रुपया, पैसा, बंगला सब मेरा ही तो हुआ पापा जी। फिर एक करोड़पति ससुर का दामाद होकर मैं कहीं चंद रुपयों के लिए उनकी जी हजूरी करूं, ये आपको अच्छा लगेगा क्या? आपकी क्या इज्जत रह जाएगी बताइए तो? आप बस शादी के लिए हाँ कर दो, उसके बाद मैं आपका सारा बिजनेस संभाल लूंगा। अरे वाह वाह बेटा, तुमने तो होशियारी की सारी सीमाएं पार कर दी है। मेरी बेटी के साथ प्यार का नाटक तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी नजर मेरी प्रॉपर्टी पर थी। और तुम्हारी हिम्मत की तो मुझे दाद देनी चाहिए। बिना किसी झिझक के खुलेआम ये स्वीकार कर रहे हो कि तुम नौकरी इसलिए नहीं करते ताकि मेरे पैसों पर राज कर सको। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, निकल जाओ यहां से। अरे अंकल जी, ज्यादा गुस्सा मत करो, मैंने तो बस सीधी सी बात कही है। और हाँ, मुझसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करिएगा, अगर टीना को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। आपको पता है ना वो मुझसे कितना प्यार करती है। निहायत बदतमीज लड़के हो तुम। तुम्हें अपनी बेटी मैं किसी हाल में नहीं देने वाला। गेट लॉस्ट। और वो मेरी बेटी है, वही करेगी जैसा मैं कहूंगा, समझे तुम? आपकी बेटी थी, अब वो मेरी प्रेमिका है और मेरे प्यार में इतनी पागल है कि आप चाहे लाख उससे मेरी बुराई कर ले, लेकिन वो कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ने वाली। उदय की बात सुनकर टीना के पापा ने धक्का देकर उदय को घर से बाहर निकाल दिया। उदय के जाने के बाद, टीना बेटा, ये है तुम्हारी पसंद? तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इसके साथ खुश रह सकोगी? अरे ऐसा बिल्कुल मत समझना बेटा कि मुझे उसकी गरीबी से परेशानी है। मुझे परेशानी उसकी गरीबी से नहीं, उसकी छोटी सोच से है। यह लड़का तुमसे नहीं, तुम्हारी दौलत से प्यार करता है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी समझ बाकी है तो आज के बाद इस लालची लड़के का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। टीना पापा को उदय के पक्ष में बहुत सी दलीलें देकर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कुछ भी कहने का पापा पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में चली जाती है। टीना बेटा, सविता कह रही है कि तुम 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं आई हो, ना ही तुमने कुछ खाया है। क्या बात है बेटा, क्यों बेकार की जिद लेकर बैठी हो? पापा, मैं प्यार करती हूँ उदय से। करती रहो जिद। तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए मैं अपने हाथों से तुझे कुएं में नहीं धकेल सकता। तू तो प्यार में अंधी हो गई है, लेकिन मुझे तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। सविता, आज से मेरा भी खाना मत बनाना। देखता हूँ कौन ज्यादा जिद्दी है, तू या मैं। पापा के अन्न त्यागने की बात से अंत में टीना टूट गई थी। ठीक है पापा, आप जीते मैं हारी। आप खाना खा लीजिए, आपकी शुगर बिगड़ जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले तो मुझसे वादा कर, तू उस उदय को भूल जाएगी और उस लड़के से शादी करेगी जिससे मैं कहूंगा। ठीक है पापा, मैं वादा करती हूँ। एक बार भी कोई सवाल किए बगैर आप जिससे कहेंगे मैं उस लड़के से शादी करने को तैयार हो जाऊंगी। टीना के वादा करने के बाद गुप्ता जी ने खाना खा लिया। वाकई वही हुआ जिसकी टीना को उम्मीद थी। उस दिन के बाद टीना ने कभी उदय का नाम अपनी जुबान पर नहीं लिया। इधर टीना के पापा ने उसका रिश्ता विशाल नाम की एक लड़की के साथ कर दिया था। विशाल के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। विशाल भी एक पढ़ा लिखा योग्य लड़का था जो अपने पापा के साथ उनका व्यापार संभालता था। देखिए भाई साहब, सगाई का मुहूर्त निकालिए। अब बस जल्द से जल्द बेटी के हाथ पीले करना चाहता हूँ। विशाल के पापा सगाई का मुहूर्त निकलवाते हैं और जल्दी उनकी सगाई हो जाती है। टीना, अब तो हमारी सगाई भी हो चुकी है, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, इसी बहाने साथ में समय बिताने को भी मिलेगा। देखो विशाल, मुझे ज्यादा घूमने फिरने का शौक नहीं है और पापा को शादी से पहले ऐसे हाथों में हाथ डालकर घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। कोई बात नहीं टीना, अब तो 2 महीने में हमारी शादी हो ही रही है, उसके बाद तुम मेरी पत्नी बन जाओगी
और तब तुम्हें कुछ भी करने के लिए पापा से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। मैं वेट कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। विशाल को इतना तो समझ में आ रहा था कि टीना उसके साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसके मन में कोई और लड़का है। पापा जी, मैं ये चाह रहा था कि मैं टीना को शॉपिंग पर ले जाऊं ताकि वो अपनी पसंद के कपड़े खरीद सके। अरे तो जाओ ना बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी से पहले तुम्हें थोड़ा समय साथ में गुजारना ही चाहिए, उसी से तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। लेकिन पापा जी, टीना तो कह रही थी कि आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मुझे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन तुम कोई गैर थोड़ी ना हो। तुम्हारे साथ तो शादी होने वाली है उसकी। तुम पूरे हक और अधिकार से उसे अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जा सकते हो। शॉपिंग करो, घूमो फिरो, यही तो गोल्डन टाइम होता है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है विशाल, हम किसी और दिन चलते हैं ना प्लीज। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब तुम्हारा मन करे तब हम चलेंगे। खुश? विशाल टीना का दिल जीतने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई खास फायदा होता दिख नहीं रहा था। टीना विशाल को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और टीना शादी करके विशाल के घर चली जाती है। शादी के बाद बहू देखो, हमारे यहाँ पर ये रिवाज है कि नई दुल्हन को गृह प्रवेश के बाद नाच गाकर और ढोल बजाकर दिखाना होता है। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, पड़ोस की औरतें आती ही होंगी। क्या फूहड़ता है ये? मुझे ऐसे सबके सामने नाचना गाना पसंद नहीं है। आप लोग मेरी जगह विशाल से नचवा लो, आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और रस्म भी पूरी हो जाएगी। फिलहाल मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अरे बेटा, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो इसने मुझसे ऐसी बात की? लगता है शादी की रस्मों में थक गई है माँ, अब बुरा मत मानो, 1-2 दिन में थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। माँ को समझाकर विशाल भी टीना के पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच जाता है। टीना, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे और मेरी फैमिली से कुछ ज्यादा ही चिढ़ हो रही है। पहले तो मुझे लगा कि शायद तुम इंट्रोवर्ट हो, कम बोलती हो, या शायद थोड़ी शर्मिली हो, इसलिए शादी से पहले बात करने में सहज नहीं हो। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम शर्मिली नहीं, बदतमीज हो। और तुम्हारी ये बदतमीजी का कारण क्या है, बताने का कष्ट करोगी? ओह, तो तुम्हें सच सुनना है? ठीक है, सुनो, कान खोल कर सुनो। मुझे तुम में या तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली मुझे तो इस शादी में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने शादी से पहले तुम्हें इतना इग्नोर किया, इतने हिंट दिए, लेकिन तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते थे। एक बात बताओ, सच में इतने बेवकूफ हो या मेरे साथ कुछ स्पेशल चल रहा है? अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था मुझ में तो सगाई के समय क्यों नहीं बोली? शादी तय होते समय क्यों नहीं कहा कि तुम शादी नहीं करना चाहती? अरे क्या कारण था जो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी? बोलो, क्यों की मुझसे शादी? जैसे तुम आज बता रही हो, शादी से पहले भी तो बता सकती थी ना। तब तो गूंगी गुड़िया बनकर शादी कर ली और अब तेवर दिखा रही हो। ऐसा क्या कह दिया माँ ने? रस्में निभाने को कह रही है। हर शादीशुदा जोड़े करते हैं ये रस्म, तुम कोई अनोखी नहीं हो। और ये रस्में इसीलिए होती है ताकि पति पत्नी के बीच थोड़ा संकोच और झिझक कम हो जाए, घर का माहौल अच्छा हो, जिससे बहू को एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो। देखो विशाल, मैंने सिर्फ अपने पापा की खातिर ये शादी की है। मैंने उनसे वादा किया था कि वो जो भी लड़का मेरे लिए पसंद करके लाएंगे, मैं बिना सवाल जवाब किए उससे शादी कर लूंगी। तुम्हें मेरे पापा ने पसंद किया था, इसलिए पापा की मर्जी समझकर मैंने तुमसे शादी की। इससे ज्यादा मुझे तुम्हारे साथ किसी भी रस्म या शादी निभाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुमने अपने पापा की खुशी के लिए शादी की है तो अब ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम ऐसी हरकत करोगी तो शादी चल पाएगी तुम्हारी? क्योंकि मुझे नफरत होती है तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे पूरे परिवार से। मुझे बर्दाश्त नहीं होता उनका मुझे बहू कहना और हक जताना। देखो टीना, मुझे नहीं पता तुम्हारे पापा और तुम दोनों के बीच क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन इन सबके बीच में मेरे परिवार को क्यों घसीट रही हो तुम? मेरी माँ एक सीधी सादी सी औरत है। सारी जिंदगी उन्होंने यही सपना देखा है कि एक दिन वो अपने बेटे की दुल्हन को पूरी धूमधाम से इस घर में लेकर आएंगी। उनके उम्र भर के सपनों को ऐसे अपने पैरों के नीचे मत रौंदो। अगर अपने पापा की खुशी के लिए शादी की है तो मेरी माँ की खुशी के लिए मेरी पत्नी ना से उनकी अच्छी बहू होने का नाटक तो कर ही सकती हो ना। मैं कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा, पति होने का कोई अधिकार नहीं जमाऊंगा, लेकिन मेरी माँ के सम्मान पर चोट नहीं लगनी चाहिए। बड़े अजीब आदमी हो तुम। सीधा सादा सा सच मैंने कहा कि तुमसे नफरत है मुझे, तब भी मेरे साथ रहने को तैयार हो। हर कोई तुम्हारी तरह रिश्तों को मजाक नहीं समझता टीना।
पूरे समाज के सामने मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, ऐसे ही एक दिन मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? टीना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर विशाल किस मिट्टी का बना है। उसने विशाल की इतनी इंसल्ट की, तब भी वो उसका हाथ छोड़ना नहीं चाह रहा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। टीना विशाल और उसके परिवार में कुछ खास बात नहीं करती थी। सबसे कटी कटी सी रहती और बात बात पर बिगड़ जाती। इसी तरह शादी को पूरा 1 महीना बीत गया था। विशाल बेटा, आज तुम दोनों की शादी को 1 महीना पूरा हो गया है। जाओ, आज बहू को कहीं बाहर ले जाओ। उसकी पसंद के कपड़े, जूते, जो भी पसंद हो सब दिलवा देना। मुझे आज अपनी बहू के चेहरे पर हंसी चाहिए बस। ठीक है माँ, ले जाता हूँ। टीना, मम्मी चाहती है कि आज हम अपनी 1st मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। बाहर चलोगी? शॉपिंग करना तो अच्छा लगता होगा ना तुम्हें? ओह, तो अब तुम माँ बेटा मुझे पैसों के दम पर खरीदना चाह रहे हो? तुम्हें क्या लगा था तुम नोटों की गड्डी दिखाओगी और मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाऊंगी? देखो टीना, मैंने कहा था ना, माँ की खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो परिवार की भावनाओं का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। घबराओ मत, मैं सारी बात अपने ऊपर ले लेता हूँ। तुम्हारे पापा की नजर में मैं बुरा बनने को तैयार हूँ। कह दूंगा मैंने तुम्हें छोड़ा है, कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। विशाल, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे नहीं जाना है वापस उस सोने के महल में। मेरा दम घुटता है वहां। अगर तुम भी मुझे नहीं रख सकते तो बता दो, मैं कहीं और चली जाती हूँ। टीना, संभालो अपने आप को। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, उसी पल तुम्हें अपना जीवन साथी मान लिया था। शादी बेशक अभी हुई है, लेकिन मेरे मन में तो तुम महीनों पहले बस गई थी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अगर उदय के साथ तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें उदय के पास भी छोड़ने को तैयार हूँ। उदय का नाम सुनकर टीना चौंक कर उसकी ओर देखती है। तुम उदय के बारे में क्या जानते हो? सब कुछ, और वो भी जो तुम नहीं जानती, या शायद तुमने अपनी आंखों पर प्यार की पट्टी इतनी कसकर बांध रखी है कि कभी देखना ही नहीं चाहा। जिस दिन तुमने कहा ना कि तुमने पापा के लिए मुझसे शादी की है, बस उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर तुम इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो। तुम्हारे ही कुछ दोस्तों से पता चला कि तुम उदय से शादी करना चाहती थी, लेकिन पापा नहीं माने, इसलिए तुम्हें उसके साथ ब्रेकअप करना पड़ा। तुम्हें पता है विशाल, मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारे पैसे से है। ये पैसा ही है जिसकी वजह से पापा ने मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया। मेरे उदय के पास पैसा होता ना तो आज हम दोनों साथ होते। ये गलतफहमी है तुम्हारी। जिस उदय के लिए तुम अपने जीवन में आग लगाने को तैयार हो ना, वो तो कब का अपने जीवन में आगे बढ़ गया। उसे बस एक अमीर लड़की चाहिए थी। जब तुम ना मिली तो उसने कोई और ढूंढ ली। उदय बहुत ही मतलबी लड़का था, जिसे तुमसे नहीं तुम्हारे पापा की दौलत से प्यार था। तुम्हारे पापा ने उसकी फितरत पहचान ली थी, इसीलिए तुम्हारी शादी उससे नहीं कराई। ये सब जानने के बाद भी तुम मेरे साथ एक ही छत के नीचे रहने के लिए तैयार हो? इस सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं टीना। बार बार पूछने से जवाब नहीं बदलेगा। कुछ दिनों के बाद टीना का जन्मदिन था। टीना, मम्मी ने तुम्हारे बर्थडे पर पार्टी रखी है और ये गाउन भिजवाया है। प्लीज उनकी खुशी के लिए पहन लेना। विशाल, प्लीज मत कहो, मैं जरूर पहनूंगी। मम्मी मुझसे इतना प्यार करती हैं, मेरी हर बात का पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं। हर एक मैं हूँ, बस अपने ही बारे में सोचती जा रही हूँ। कौन सी सास ऐसी बदतमीज बहू का जन्मदिन मनाना चाहेगी? लेकिन उन्होंने मेरे लिए पार्टी रखी, खुद ये ड्रेस खरीद कर लाई। मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। उन्होंने मेरी माँ की कमी हमेशा के लिए पूरी कर दी। थैंक यू टीना। मम्मी हमेशा यही कहती है कि ससुराल में लड़की सबसे ज्यादा अपनी माँ को याद करती है, इसलिए मुझे उसे इतना प्यार देना है कि वो अपनी माँ को कभी याद ना करे। थैंक्स टू यू विशाल, मुझे इतना समझने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे वो सब देने के लिए जिसके मैं लायक भी नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं आज दिल से तुम्हें अपनाती हूँ। टीना, मैं जानता था समय सब जख्म भर देता है। कुछ समय बाद तुम सही गलत में अंतर जरूर समझोगी, इसीलिए मैंने उस समय जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया था। शादी जीवन भर का बंधन है, तोड़ने की नहीं, निभाने की कोशिश करनी चाहिए।
सही कहा ना? विशाल की बात सुनकर टीना ने विशाल को कसकर गले लगा लिया था।